नमस्कार प्यारे दोस्तों, सर्वत्र ज्ञानशाला के YouTube चैनल में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिभुज। आज हम त्रिभुज को लेकर के और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उनके गुणधर्म होते हैं, उनको लेकर के चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कोण और उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था, और जहाँ पर कोण के प्रकारों की बातचीत हुई थी तो आप लोगों को बताया था, ये एक मैंने देख सकते हैं हमारे पास माचिस की तीली हैं दो, और यहाँ पर साइकिल की वॉल्व टिप है। इसके सहारे मैंने आपको कुछ समझाने का प्रयास किया है। आप देखिएगा कि ये एक तरह से कपलिंग बन जाती है वॉल्व टिप के कारण, तो इसमें कोणों के प्रकार का बड़ा अच्छा अध्ययन हो जाता है। आप देखिए तो कह सकते हैं कि जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगी उस समय कोण क्या होगा, शून्य कोण होगा। और उसके बाद आपको बताया था जब एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से खड़ी हो जाएंगी उस समय कोण कितना बनेगा, 90 अंश। और जब एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी तब कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश। और जब पुनः घूमते 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 पुनः एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगाने के बाद वापस आ जाएगी तो उस समय ये कोण कितना हो जाएगा, 360 अंश। बीच की जो बातें हैं यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग से देखें तो ये हमारा शून्य कोण हुआ। उसके बाद इसको बढ़ाते जा रहे हैं। अभी ये न्यून कोण है, न्यून कोण है क्योंकि 90 डिग्री से कम, और जैसे ही खड़ा हो जाता है तो 90 डिग्री होने के कारण ये समकोण हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए, फिर उसके बाद आप बढ़ता जा रहा है। 90 डिग्री से अधिक का मतलब हो जाएगा अधिक कोण, और जैसे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं उस समय क्या हो जाएगा, सरल कोण। पुनः इसको घुमाएंगे, आप देख सकते हैं सरल कोण के बाद हमारा बृहत कोण, और बृहत कोण के बाद जब पुनः चक्कर लगाते हुए उसी पर वापस आ जाता है तो ये हमारा हो जाता है पूर्ण कोण 360 अंश का। तो इसकी रेफरेंस रेंजेस के जरिए आप बड़े आराम से पहचान लेंगे, चित्रों के माध्यम से भी पहचान लेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो त्रिभुज को लेकर के है। आज हम त्रिभुज को लेकर के बातचीत आपके बीच में करने वाले हैं। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही रोमांचक टॉपिक है। संभव है कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरी मजा आएगी आपको पढ़ने में, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। आप देखिएगा जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो जब किसी समतल में, इसकी अवधारणा की बात करें तो किसी समतल में यदि कोई तीन बिंदु इस प्रकार लें कि वो संरेख ना हो, अर्थात वो कैसे हों, असंरेख हों। संरेख होता तो एक ही रेखा में लेना पड़ता, असंरेख बिंदु होंगे तो आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे। जब बिंदुओं को मिलाने के बाद एक बंद आकृति का निर्माण होता है तीन भुजाओं वाली। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, किन्हीं तीन भुजाओं वाली जो बंद आकृति होती है उसे क्या कहा जाता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। आप देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने तीन असंरेख बिंदु लिए थे किसी समतल में, और उन असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर क्या हुआ, एक त्रिभुज की निष्पत्ति हुई, एक त्रिभुज बना हुआ है। तो अगर आप इसके बेसिक को बात करें तो किसी समतल में कोई तीन बिंदु इस प्रकार लेंगे कि वो एक रेखा में ना हो, अर्थात असंरेख बिंदु हो, और उनको जब आप मिला देंगे तो एक बंद आकृति बन जाएगी, और बंद आकृति के कारण आप देख पाएंगे कि एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो त्रिभुज क्या होता है, आप कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसको क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहते हैं। अब जब आपने त्रिभुज के बारे में बेसिक जान लिया तो आप इस बात को जानने का प्रयास करिए, जैसा कि उसका नाम ही है त्रिभुज, अर्थात तीन हो भुजाएं जिसकी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर तीन भुजाएं AB, BC और एक भुजा CA। तीन भुजाएं आप अच्छी तरह से इसे कह सकते हैं। तीन भुजाएं होने के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे इसमें तीन कोण भी हैं। एक ये कोण किन्हीं दो भुजाओं के कारण, एक ये कोण और एक ये कोण, तीन भुजाएं और तीन कोण। हम इस कोण को जब पढ़ेंगे तो आपको मैंने बताया था BAC कहें या CAB कहें इस कोण को हम, और ये वाला जो कोण है आप इसको कह सकते हैं कोण ABC या CBA, ये कोण हो गया। और तीसरा आप देख सकते हैं कोण BCA या ACB। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीन अलग अलग कोण और तीन अलग अलग भुजाएं इस त्रिभुज के अंतर्गत आपको दिखाई दे रही हैं। तो त्रिभुज जाना, और आपने ये जान लिया कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, और जिस कारण एक त्रिभुज का निर्माण होता है। और किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं।
अब अगर हम इनके गुणधर्मों की बात करें तो बड़े ही सुंदर और प्यारे गुणधर्म हैं इनके। आइए इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं आपके बीच में, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना और आपको बहुत मजा आएगी इसमें। पहली प्रॉपर्टी तो यही आप कह सकते हैं कि त्रिभुज के गुणधर्म में पहला गुणधर्म यह कि त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। जैसा कि आपने यहां पर देखा, त्रिभुज में 3 भुजाएं आपको देखने में आई, ए बी, बी सी और सी ए, और 3 कोण आपको देखने में आए। आपको मैंने तीनों कोणों का नाम भी बताया। तो 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपने यहां पर देख ली। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आपको देखने में आएगी, और मैं चाहूँगा इसमें आप कुछ भी मत रटें, मेरा कहा कुछ भी न माने, स्वयं सब चीज़ परखें और करके देखें। और आपको क्या परखना है, सबसे पहले आप सब अपनी कॉपी पर किसी भी आकार का आप त्रिभुज, एक नहीं 3-3 त्रिभुज बना लीजिए, और कॉपी पर 3-3 त्रिभुज आप बना लेंगे। इस तरह से किसी भी माप के आप 3 त्रिभुज बनाइए। सपोज दैट आपने ये 3 त्रिभुज अलग अलग बना लिए। अब आप क्या करिए कि इन तीनों त्रिभुजों में ये तीनों, इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है चांदे की सहायता से मापिए, इस कोण, ये वाला कोण चांदे की सहायता से मापिए, और ये वाला भी कोण चांदे की सहायता से मापिए। और जितने भी आपने त्रिभुज खींचे हो सारे त्रिभुजों में ये सारे कोण चांदे की सहायता से आप माप लीजिए। सारे कोण चांदे की सहायता से आप माप लीजिए। अगर आपने सारे कोण चांदे की सहायता से माप लिए होंगे तो बेटा ये जो तीनों कोण हैं, इन तीनों कोणों को आप जोड़ करके देखिए। ये जो अंतःकोण आपने मापे हैं चांदे की सहायता से, एग्जैक्ट अगर आपने मापे होंगे तो आप एक निश्चित परिणाम तक पहुंचेंगे, और वो परिणाम आप स्वयं खोज पाएंगे। आप ये कोण, ये कोण और ये कोण, इसी तरह यहाँ पर ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोणों को जोड़िए। यहाँ का भी ये कोण, ये कोण, ये कोण, किसी भी माप, किसी भी भुजा, कितनी भी माप की भुजा हो सकती हैं वो त्रिभुज बनाने के लिए आप तीनों कोण को इसमें जोड़िए, और यहाँ पर भी वही काम आप करिए। आप क्या पा रहे हैं, आप पा रहे होंगे कि तीनों त्रिभुजों में जो तीनों अंतः कोण है, जो अंदर स्थित तीनों कोण हैं, इनका योगफल कितना आ रहा होगा, 180 डिग्री। ये आपको मैं रटा नहीं रहा हूं, आप स्वयं करके देखें चांदे की सहायता से। मैं रटाना नहीं चाहता आपको, मैं बात कहूं तो आपके दिमाग पे वो उतनी अच्छी नहीं जा पाएगी। जब स्वयं आप तीनों त्रिभुजों के अंतर्गत वही चीजें खोजेंगे और खोजने के बाद आप स्वयं निस्तर तक पहुंचेंगे तो आपको बातें अच्छे से समझ में आएंगी। आप पाए होंगे कि इस त्रिभुज में भी पी क्यू आर जब कोण जोड़ रहे होंगे तो तीनों कोणों का योगफल, तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना आ रहा होगा, सभी त्रिभुजों में 180 अंश आ रहा होगा। संभव होगा कि 1 डिग्री या 8 डिग्री का कभी कोई फर्क हो तो आप उसको एग्जैक्ट मापेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आप याद रखना कि आप जब तीनों कोणों को माप रहे होंगे तो 180 डिग्री लगभग आपका जो है जरूर आ रहा होगा। अगर मापने में कोई दिक्कत नहीं तो पूरा 180 डिग्री आ रहा होगा। तो आज से एक बात आपके लिए जनरल हो जाएगी कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। इसको आपने चांदे से माप करके देखा और ये बात एकदम क्लियर भी हो गई, आपको अच्छे से समझ में भी आ गई और कोई भी समस्या आपको नहीं हो रही होगी। अगली बात, पहली प्रॉपर्टी आपने देखी कि किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 क्या होते हैं, कोण होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपने देखी कि किसी त्रिभुज में किन्हीं तीनों अंतः कोणों का योगफल, किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दूसरा आपने परिणाम यहां से निकाला 180 डिग्री। और तीसरा परिणाम आप क्या निकालना जा रहे हैं, तीसरा परिणाम आप क्या करिए, जो तीनों आपने त्रिभुज मापे थे, तीनों त्रिभुज लिए थे, उन तीनों त्रिभुजों के कोणों को तो आपने माफ ही लिया है, अब साथ में उनकी भुजाओं को पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से माप लीजिए। इस सारे त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं
वो स्केल की सहायता से माप लीजिए, मापिए और उन भुजाओं की माप आप लिखिए। सपोज दैट मैंने यहां जो है ले लिया है इस तरह से, ये 3 भुजाएं मैंने ले ली हैं। आपकी माप अलग अलग आ रही होंगी, आप तीनों त्रिभुजों में सबकी भुजाओं की माप रख लीजिए, उनके सबके कोण रख लीजिए। एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर आप पहुंचने वाले हैं। मान लिया हमने इसको मापा नहीं, लेकिन अपने अनुभवों के आधार पर मैं इसको लिख पा रहा हूं। इस तरह से आप क्या पा रहे हैं, सारी भुजाएं और सारे कोण आपके सामने, हर त्रिभुज में सारी भुजाओं के माप आपने लिखी हुई है और सारे कोणों को मान लिखा हुआ है। चांदे के मापने के बाद आपने ये तीनों भुजाएं भी मापी हुई हैं और ये तीनों कोण भी मापे हुए हैं। अब आप एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर पहुंच रहे होंगे। आप देखें, क्या सारे त्रिभुजों में जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा क्या सबसे बड़ी है? सारे त्रिभुजों में, जहां जितने भी आपने त्रिभुज खींचे हैं सबकी माप ली, सारे त्रिभुजों में देखिए जो सबसे बड़ा, जैसे देखें कि इसमें हमारा सबसे बड़ा कोण 110 डिग्री है और हम देख रहे हैं 3 भुजाओं की माप 7, 8, 9 है, उसमें सबसे बड़ी भुजा उसके सामने की 9 है। मैं कह रहा हूं बड़े कोण के सामने की भुजा सदैव हर त्रिभुज में आप देख रहे होंगे, जहां पर मान आपकी सबसे बड़ी भुजा आ रही होगी उसके सामने को, मान लिया इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आ रही है PQ, तो उसके सामने का जो कोण होगा R वो सबसे बड़ा आ रहा होगा। मान लिया इस त्रिभुज में अगर QR आपकी सबसे बड़ी भुजा आ रही होगी तो इसमें आपको जो है सबसे बड़ा कोण P आपको नजर आ रहा होगा। तीनों कोणों में, तीनों कोणों की माप आपने ले रखी है। आप देखिए सबसे बड़ा कोण आपको उस कंडीशन में, जब सबसे बड़ी भुजा QR होगी तो सबसे बड़ा कोण अंतःकोण P होगा। आप चेक करके देखिए। आप एक निश्चित निष्कर्ष की ओर पहुंचने जा रहे होंगे कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, और एक त्रिभुज में नहीं, आपने जितने भी त्रिभुज खींचे उन सारे त्रिभुजों में वो बात कॉमन है, वो सारी बात कॉमन है। और सारे बच्चे इसको करके देखेंगे, सबके में ये बात कॉमन निकलेगी। तो एक बात आज से ये भी स्पष्ट हो गई कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। अगला निष्कर्ष, ये तीसरा निष्कर्ष हमने निकाला, और जो चौथे निष्कर्ष की मैं बात कर रहा हूं, आपने इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा देख ली और उसके सामने का कोण देख लिया सबसे बड़ा है। एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहां से आपको मिलने जा रहा है। वो क्या है? आप देखेंगे कि जो सबसे छोटी भुजा है उसके सामने का कोण भी सबसे छोटा आ रहा है। आप सारे त्रिभुजों में देखिएगा, जो माप लिए हैं, जो कोण लिए हैं, आप देखेंगे जो सबसे छोटी भुजा होगी इस वाले त्रिभुज में, मान लिया जो सबसे छोटी भुजा, अगर मान लिया QP आपको नजर आ रही होगी तो उसके सामने का कोण, जो तीनों कोण आप दिए होंगे उनमें देखिएगा सबसे सामने का कोण R सबसे छोटा आएगा। तो किसी भी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण भी सबसे छोटा होता है। यह हमारा कौन सा निष्कर्ष हुआ? यह हमारा चौथा निष्कर्ष हुआ। हमने पहला निष्कर्ष क्या निकाला था त्रिभुज में? हमने पहला निष्कर्ष यह निकाला था कि किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह दूसरा निष्कर्ष था हमारा। और तीसरा निष्कर्ष था किसी त्रिभुज में सदैव सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। और जो हमने चौथा निष्कर्ष निकाला वो किसी भी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। ये बात भी एकदम आपके दिमाग में बैठ गई होगी, क्योंकि आपने सारे त्रिभुजों में ये सारी बातें कॉमन पाई होंगी, और आप चाहे जितने भी त्रिभुज खींच के देख लें ये सारी प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करेंगी।
किसी भी त्रिभुज को आप चांदे से माप लीजिए, भुजा की माप लीजिए, जो निष्कर्ष मैंने बताए आप उनको स्वयं चेक करिए। आपको कोई भी चीज इसमें रटनी नहीं है, आपको कोई भी चीज इसमें रटनी नहीं है। अगला निष्कर्ष, अगला निष्कर्ष ये है बेटा कि एक और संबंध को आप खोजेंगे। जितने भी त्रिभुज आपने लिए होंगे, आप उन सारे त्रिभुजों की भुजाओं पर नजर डालिए, भुजाओं की माप पर नजर डालिए, और भुजाओं की माप पर नजर डालने के बाद एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आप पहुंचे होंगे। आप सारे केसेस को चेक करके, जितने त्रिभुज की माप ली होंगी आप चेक करके देखिए, आप पाएंगे उस, जैसे कि मान लीजिए इस त्रिभुज को हम समझाना चाहें, एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी इससे निकल के आएगा कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, जैसे मैंने यहां पर 7, 8, 9 तीनों भुजाओं की माप है, इनमें से कोई दो भुजा हम ले लें 8, 7, 15, उनका योगफल सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, सदैव तीसरी भुजा के मान से बड़ा होता है। कोई भी दो भुजाएं ले लें, जैसे यहां ले लें 9, 7, 16, 16 योगफल 8 से क्या है, बड़ा है। इसी तरह हम देख लें, एक बार इसको ले लें, 9, 8, 17, 17 जो है 7 से बड़ा है। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की माप का जो योगफल होगा वो सदैव तीसरी भुजा के माप से क्या होगा, बड़ा होगा। और सारे त्रिभुजों में आप चेक करके देख लीजिएगा, ये आपको प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी। एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं ले लूं 6 किसी भुजा की माप और किसी भुजा की माप ले लूं 5 और किसी भुजा की माप ले लूं 12, आप इन भुजाओं की माप का कोई भी त्रिभुज खींच नहीं पाएंगे। आप प्रयास करके देख लीजिए, चाहे आप एक भुजा 6 लीजिए, एक भुजा 5 लीजिए, एक भुजा 12 लीजिए, ऐसा करके आप त्रिभुज बना ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, इसमें देखिए आप 6, 5, 11 किन्हीं दो भुजाओं का जो माप है उसका योगफल तीसरी भुजा से बड़ा ही नहीं आ रहा है। अगर तीसरी भुजा के मान से बड़ा नहीं आ रहा है तो त्रिभुज बनना ही संभव नहीं है। आप देख लीजिए ना, माप करके आप त्रिभुज बना करके देख लीजिए, ये त्रिभुज संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई भी त्रिभुज जब किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा के मान से क्या होता है, बड़ा होता है, तभी त्रिभुज क्या होता है, संभव होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं होता है। और आपने इसमें देखा, यहां इन दोनों भुजाओं का जो योगफल है 11 है, वो 12 से छोटा आ रहा है। आना क्या चाहिए था, अगर बड़ा आता तब त्रिभुज संभव होता, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। यहां पर आप देखें 12, 6, 18 हो गया किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, 5 से तो बड़ा है, ये तो बात समझ में आ रही है। एक तो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही और दूसरी आप देखें 12, 5, 17, 6 से बड़ा है, ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही। लेकिन आप 6, 5 को जब जोड़ रहे हैं तो 11, 12 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अतः इस तरह की माप का कोई भी त्रिभुज व्यवहारिक रूप में संभव ही नहीं है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आपको मैं बता रहा हूं, इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि आप ऐसी भुजाओं को लेंगे जिसमें किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। 3 कोई भी माप का ले लें, जैसे हमने माप ले ली 3, 4, 5, आप इसमें चेक करके देखते हैं त्रिभुज संभव है कि नहीं है। तो हम देखें 3 और 4 को जोड़ा 7 आया, जो 5 से बड़ा है, पहली कंडीशन होल्ड हो रही है। 5 और 4 को जोड़े 9 आया, जो 3 से बड़ा है, ये भी ठीक समझ में आ रहा है। 5 और 3 को जोड़े 8 आए, जो 4 से बड़ा है। अतः इस माप का क्या है, त्रिभुज संभव है। अगर मैं कह दूं 14, 2, 18, क्या इस माप का त्रिभुज संभव है? आप देखिए चेक करके, 18, 2, 20, जो 14 से बड़ा, ये तो बात होल्ड कर रही। दूसरी देखिए 14, 2, 16, जो 18 से क्या है, छोटा है। किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, किन्हीं दो भुजाओं का जो माप है उसका योगफल तीसरी भुजा से देखिए यहां छोटा आ रहा है। अतः ये त्रिभुज बनना संभव नहीं है। आप इसको चाहे 1000 बार कोशिश करें, ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। तो हमारी अगली जो प्रॉपर्टी आ जाती है त्रिभुज के अंतर्गत कि किसी भी त्रिभुज में सदैव किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा ही होता है। आप तीनों भुजाओं को अल्टरनेट क्रम में जोड़कर, दो भुजाओं को क्रम में लेकर के जोड़कर देख लें। अगर दोनों भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के माप से बड़ा आ रहा है हर कंडीशन में,
तो निश्चित रूप से वो त्रिभुज संभव है, और अगर नहीं आ रहा है तो त्रिभुज संभव नहीं है, जैसे कि मैंने आपको अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से बताया। आप सिर्फ ऐसा ना करें कि सिर्फ एक ही बार में चेक करें, जैसे कि आपने यहां पर हम देखना चाह रहे थे, आप 12 5 17 जोड़ लेते और 6 अलग कर लेते, कहना हाँ सर संभव है, दो भुजाओं का योगफल तीसरी से तो बड़ा आ रहा है। लेकिन नहीं बेटा, आपको सारे केस चेक करने हैं, तीनों केसेस में चेक करने हैं। आपको चेक करना है, आपने देखा कि 6 5 11 आया जो 12 से छोटा है, पहली कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, बाकी होल्ड करें ना करें, जब पहली नहीं होल्ड करी तो फिर त्रिभुज बनना संभव ही नहीं है। आप तीनों कंडीशन को चेक करिए, इनको जोड़िए, इसके योगफल से चेक करिए, इनको जोड़िए, इसके योगफल से चेक करिए, उसके बाद इनको जोड़िए, इसके योगफल से चेक करिए। कोई तीन जो है क्रम, तीनों संख्याएं जो हैं, दो को जोड़ते हुए तीसरी को देखिए अलग से, फिर दो छोड़ दीजिए, फिर तीसरी को जोड़िए, आपको लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा वो त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं है। और इसकी लास्ट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और वो और भी इंपॉर्टेंट बात है। आपने जो भी त्रिभुज बनाए होंगे उन सबके माप आपके सामने होंगे, और वहां से आप उनको मिटाइएगा नहीं, एक और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वो निष्कर्ष हमारा छठा है, और देखिए क्या निष्कर्ष होगा। सपोज दैट आपने कोई त्रिभुज बनाया है, उनकी माप ली होगी, और वो माप मान लेते हैं हमारी तरफ से, एक ये 70 डिग्री है, एक ये 40 डिग्री है, और ये चलो इसको 60 ले रहे हैं, और ये 80 डिग्री है। इस तरह से आप देख रहे होंगे सारे त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 180 अंश योगफल आ रहा है, 8 6 14, 140 और 40 180 अंश। वो निष्कर्ष क्या निकालेंगे, इन भुजाओं को थोड़ा सा बढ़ाइए, डॉटेड करके बढ़ा दीजिए। आपको मैं इसकी थोड़ी सी शब्दावली से परिचित करा दूं, फिर इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। त्रिभुज में बहिष्कोण का मतलब क्या है, बाहर स्थित कोण। ये आपका क्या है, बहिष्कोण है। और इसके ये देखिए, ये अंतःकोण है और ये हमारा बहिष्कोण है। तो हम अगर देखें, ये ABC एक त्रिभुज हमने लिया था, और इसको यहां पर बिंदु D तक बढ़ाया है हमने। तो आप देखें, अंतःकोण जब C है तो उसका बहिष्कोण ये वाला है, आप देख सकते हैं। अगर कह दें इस अंतःकोण के सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, तो इसके सम्मुख कोण कौन से हैं, सम्मुख भुजा तो ये है ही, तो सम्मुख कोण की जब बात आएगी तो ये वाला भी कोण सम्मुख है और ये वाला भी कोण सम्मुख है। तो अगर मैं कहूं कि इसका सम्मुख कोण कौन है, तो उनको छोड़ करके जो शेष दो कोण है वही उसके सामने के मुख्य के कोण है। तो कोण C का सम्मुख कोण अंतःकोण A और अंतःकोण B है। अगर मैं कह दूं कोण C जो बहिष्कोण बाहर स्थित कोण है, इसका सम्मुख कोण कौन है, तो आप कहोगे कोण A और कोण B है। अब आते हैं यहां पर, इसको समझेंगे अच्छी तरह से। सम्मुख कोण और बहिष्कोण आप समझ गए, तो आप यहां पर आइए। आपको मैंने एक बात बताई थी रैखिक युग्म वाली, आपको अगर याद रही होगी तो बिल्कुल समझ में आएगी बात। आप जानते हैं ये एक सरल रेखा है और यहां से एक दूसरे के विपरीत है। अगर ये कोण 40 अंश है तो आप निश्चित रूप से कहेंगे ये कोण कितना होना चाहिए, 140 अंश। क्यों? क्योंकि पूरा योगफल कितना आता है, 180 अंश। सरल रेखा पर बना कोण क्या होता है, 180 अंश। इस आधार के कारण जो पूरा कोण बनेगा 180 अंश। जब इतना 40 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 140। रैखिक युग्म बनाएगा। फिर आप देखें यहां पर, आप देखें तो ये कोण कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 120 डिग्री। यहां पर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कितना, 100 डिग्री। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे आप पहुंचने जा रहे हैं। दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहां से निकलने जा रहे हैं, और वो निष्कर्ष क्या है बेटा, आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। आप देखिए, जितने भी त्रिभुज आपने खींचे होंगे उन सबके बहिष्कोण आप निकाल करके देख लीजिए। सारे त्रिभुजों में एक बात कॉमन आएगी। वो बात कॉमन क्या होगी कि जैसे ये बहिष्कोण है 120 डिग्री और ये अंतःकोण है 60 डिग्री, तो अगर मैं इनके सम्मुख कोण कहूं तो कौन होंगे, आप कहेंगे सर 80 डिग्री और 40 डिग्री, ये दोनों होंगे। और 80 और 40 डिग्री को आप जोड़िए, कितना आया, 120 डिग्री। आप देख रहे हैं बहिष्कोण के योगफल के बराबर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो किसी त्रिभुज में बहिष्कोण
आप देख रहे हैं पहली कंडीशन में जो सम्मुख सामने के जो अंतःकोण है उनके योगफल के बराबर है। 8 4 12 120 हो गया, 120 यहां पर भी हो गया। तो आप देख रहे हैं बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर आ रहा है। यह कंडीशन मैंने चेक किया और यहां चेक करते हैं ये वाला। इसके सम्मुख अंतःकोण कौन होंगे? आप कहेंगे सर ये वाले और ये वाले। 8 और 6 14 140 डिग्री। देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप यहां पर भी चेक करके देख लीजिए इसके सम्मुख अंतःकोण कौन कौन से होंगे। आप कहेंगे सर इसके सम्मुख अंतःकोण हो जाएंगे ये वाले और ये वाले। 6 4 10 100 आ गया, आप देख सकते हैं। और ऐसा सिर्फ इसी त्रिभुज में नहीं, आप कितने भी त्रिभुज खींचिए और सभी के आप इसको आगे तक बढ़ाते चलाइए जाइए और बहिष्कोण निकालिए, आप प्रत्येक दशा में पाएंगे किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण सदैव सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर आता है। यह हमारा अगला निष्कर्ष है, छठा निष्कर्ष है हमारा कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण सदैव सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर आता है। और सिर्फ इस त्रिभुज में ही ऐसा संभव नहीं है, आप चाहे जितने भी किसी भी त्रिभुज किसी भी माप के त्रिभुज खींचे सब में यह बात आपको मिलेगी। मानते हैं, चलो यहां हम समझ लेते हैं ये डिग्री हमारा 70 डिग्री मान दिया हुआ है, ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है और ये हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है। आप इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो ये हमारा कितना कोण आ जाएगा? आप कहेंगे सर 150 डिग्री। और इसको अगर देखें ये कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। आप इसको अगर आगे तक बढ़ाएंगे कहेंगे कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। अब आप फिर से यहां पर चेक करके देख लीजिए इसके सम्मुख अंतःकोण कौन कौन से? आप कहेंगे ये वाले और ये वाले। 8 7 15 150 आ गया। आप देखिए ना 150, इनका टोटल कितना आ गया? 150। इनको अगर आप देखते हैं तो इसका जो सम्मुख अंतःकोण सॉरी ये 100 डिग्री होगा। तो आप इनको देखेंगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा कितना है। आप देखिए इसके सम्मुख अंतःकोण कौन से हैं? 70 और 30। 70 और 30 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 100। इसका देखिए सम्मुख अंतःकोण ये और ये है 8 3 11 110। इसका मतलब आप देख रहे हैं यहां पर भी वही बात सामने आ रही। आज से एक बात जनरल हो गई, कॉमन हो गई आपके लिए कि किसी भी त्रिभुज में सदैव बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। और आप त्रिभुज को मापिए, चांदे से बाह्यतम कोण निकालिए, अंतःकोण निकालिए, स्वयं निष्कर्ष निकालिए। सारे निष्कर्ष आपको स्वतः ही मैंने आपको केवल और केवल बताने का प्रयास किया, आपने स्वयं चीजों को करके सीखा है। आज से ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल जहन हो जाएंगी और आप बहुत सारे उदाहरणों को लीजिएगा, सारी बातों पर सारे उदाहरणों में ये बात होल्ड करेगी, हर जगह ये बात सत्य आपको साबित मिलेगी। तो आप इस बात को गांठ में मान लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण सदैव सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमारी 7वीं बात है वो आप इसमें पाएंगे, किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोणों का जो योगफल होता है आप जोड़ करके देखिए, 120 140 और 100 आप जोड़ेंगे 300, ये हो गया 40 20 60 360 हो गया। और यहां पर भी आप देखिए 200 हो गया, 210 और 150 कितना हो गया? 360 डिग्री। तो बहिष्कोणों का योगफल कितना हो जाता है? 360। ये हमारा कौन सा निष्कर्ष हुआ? 7वां निष्कर्ष कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोणों का योगफल सदैव कितना होता है? 360 अंश होता है। आपने पहला निष्कर्ष क्या निकाला था कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होती हैं। दूसरा निष्कर्ष निकाला आपने कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तीसरा निष्कर्ष आपने निकाला किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण सदैव बड़ा होता है। चौथा निष्कर्ष निकाला आपने किसी भी त्रिभुज में छोटी भुजा के सामने का कोण सदैव छोटा होता है। और आपने अगला जो निष्कर्ष निकाला 5वां, वो निष्कर्ष ये था कि किसी भी त्रिभुज में सदैव बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। आपने जैसा कि यहां देखा, अगला जो आपने निष्कर्ष निकाला किसी भी त्रिभुज के समस्त बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। तो आपने इतने सारे निष्कर्ष इसमें निकाले। निश्चित रूप से ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपको कोई भी चीज रटाई नहीं। मैंने बताया था कि आप जब भी चांदे का प्रयोग करना जान जाएंगे, ज्यामिति आपके लिए जादू हो जाएगी। और आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें आप स्वतः चेक करके देख लीजिए, आपके लिए कोई भी चीज इसमें कठिन लगने वाली नहीं है। एक प्रॉपर्टी जो मैं अभी ध्यान नहीं रहा मुझको बताने के लिए कि किसी त्रिभुज में सदैव किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा ही होता है। किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है। तो ये बात तभी त्रिभुज बनना संभव है, अन्यथा त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इस पर हम विस्तृत भी लेक्चर लेके आएंगे।
लेकिन फिलहाल लेक्चर बड़ा ना हो। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच।